हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है आपके लिए। इस डिस्कशन में आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले उसको आप ज़रूर से नोट डाउन कीजिए, आप जहाँ भी नोट्स बनाते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रिपरेशन सीरियसली वे में करनी है, आप देखिए कि आज 16 सितंबर है और आज से जो मेंस के पेपर हैं, जो इस साल जो मेंस का जो पेपर हो रहे हैं वो भी आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो मेंस में आप ऐसे का पेपर देखिए किस तरीके से डिफ़िकल्ट पेपर आ रहे हैं लास्ट कुछ ईयर से, कंप्लीटली जो फिलोसफिकल पार्ट है। तो आप अगर अपनी प्रिपरे और आपने प्रीलिम्स का पेपर तो देखा ही होगा जो जून के अंदर में हुआ था, वो भी कितना डिफ़िकल्ट था। तो आपको अगर आपको डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करनी है कंटिन्यू हार्ड वर्क के साथ में, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली हार्ड है तो नहीं हो पाएगा। आपको जो प्रिपरेशन है उसमें अपना कम्प्लीटली डेडिकेशन शो करना होगा। आप जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन डिस्कशंस के थ्रू मिलती है उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। उसको नोट डाउन करने के साथ साथ आप जो भी जो आपने जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो उस तरीके से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलर वे में जो भी आपको लिखने का मौका मिले वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन में डेडिकेशन और हार्डवर्क शो करोगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप हो सकता है कि आपका सक्सेस डिले हो सकता है, 1 साल 2 साल डिले हो सकता है, बट आपका सक्सेस होना श्योर है, क्योंकि अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें ये जो आपके मेंस के जो पेपर हो रहे हैं, इन सभी पेपर से रिलेटेड आपका एक सेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर हम ऐसे के पेपर को डिस्कस करेंगे कि ऐसे का पेपर है वो किस तरीके से उसको टैकल करना है, किस तरीके से उसको डील करें ऐसे के लिए। फिर GS1 का पेपर आएगा, GS2 का पेपर आएगा, GS3 एंड GS4। इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शनल होगा उससे रिलेटेड भी अगर जो ऑप्शनल्स हम प्रोवाइड करवाते हैं तो उन सब के बारे में आपका एक सेशन, यहाँ पे सेशन से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर में, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि जो आपका ऐसे का पेपर है उसको किस तरीके से टैकल करना है। तो जल्द ही जैसे ही मेंस के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद में ये आपके जो वीडियो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के डिस्कशन की, सबसे पहले बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि इनमें कुछ कंट्रीज़ का नाम दिया गया है और इस कंट्रीज़ के नेम के अंदर में पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से कंट्री हैं वो SCO के मेंबर हैं। स्टूडेंट्स, SCO बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। SCO का जो इस्टेब्लिशमेंट है स्टूडेंट्स 2001 के समय में आया। पहले कुछ 5 कंट्री हुआ करते थे जिनको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। वो 5 कंट्री थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके अलावा जो चाइना है, रसिया है और ताजिकिस्तान है। इस स्टूडेंट्स, इसमें आप याद रखना कि इसके अंदर में बेसिकली जो तुर्कमेनिस्तान है वो इसका पार्ट नहीं है। तुर्कमेनिस्तान जो कैस्पियन सी के अंदर में आता है, कैस्पियन सी के बारे में आपको पता होगा, उसका जो निमोनिक है वो भी पता होगा, तारीख नाम से उसका निमोनिक है। तो स्टूडेंट्स, जो तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पे जो तुर्कमेनिस्तान है, सेंट्रल एशिया के जो 5 कंट्री हैं जिसमें वो तुर्कमेनिस्तान है, वो यहाँ पे SCO का मेंबर नहीं है, यहाँ ताजिकिस्तान है। तो बेसिकली ये 5 कंट्री हुआ करते थे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, रसिया और ताजिकिस्तान। बाद में जब उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया तो इसका जो नेम है वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हुआ। उसके बाद में इसको जो ज्वाइन है इंडिया और पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया इसको, और अभी रिसेंटली इसके जो मेंबर बने हैं वो बना है ईरान। ईरान इसका न्यूली मेंबर है, वो जो अभी संघाई SCO को ज्वाइन किया है। अगर स्टूडेंट्स SCO की बात करें तो इसका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी है जिसको रेड्स के नाम से जाना जाता है, रेड्स है। इसके अलावा इसके सेक्रेटरीट की बात करें तो बीजिंग के अंदर है। यहाँ इसके सेक्रेटरीट के अंदर जो 2 स्पेशल लैंग्वेज हैं जो यूज की जाती हैं, रसियन एंड चाइनीज़ जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे यूज की जाती हैं। स्टूडेंट्स, इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आप देखिए टर्की जो है,
टर्की इसका पार्ट नहीं है। और टर्की का अभी रिसेंटली जो तुर्कई नाम से इसने अपना जो रीनेम किया है अभी रिसेंटली, वैसे भी लास्ट 2 ईयर से टर्की काफ़ी वजह से न्यूज़ में है। वहाँ पे जो म्यूजियम था उसका जो नेम चेंज किया गया, उसका जो स्टेटस चेंज किया गया उस वजह से भी। तो यहाँ पे जो है 2, 3, 4, 5 है जो आंसर होंगे, बट टू ये चारों एक ऑप्शन के अंदर ना होने की वजह से यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। डी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट, ये बेसिकली सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, बट ए होने की वजह से, टर्की उसके अंदर आने की वजह से वो इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा इंडिया, पाकिस्तान और रसिया। स्टूडेंट्स, ये हमारा एससीओ के बारे में था। रीजनल जो गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अभी रिसेंटली भी ये न्यूज़ के अंदर में था, तो हमको पता होना चाहिए एससीओ क्या है, कौन कौन से जो कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फेम इंडिया स्कीम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, फेम इंडिया स्कीम क्या है आपको पता होना चाहिए। इसका जो फेम इंडिया स्कीम का जो फुल नेम है वो ये है, फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इससे इस स्कीम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा था, जून के अंदर में, जून एंड जुलाई के जो क्विज थी उसके अंदर में पूछा था, जब भी न्यूज़ के अंदर में था फेम इंडिया स्कीम है जो। तो फेम इंडिया स्कीम का जो फुल नेम है, फास्टर अडोप्शन करना है एंड मैन्युफैक्चरिंग करना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कौन से इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, तो अगर हम बात करें तो 3 व्हीलर जो रिक्शा हैं, ई रिक्शा जो हैं, उनकी जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, ये जो फेम इंडिया स्कीम है इसके अंदर में हमारा जो बेसिक मोटिव है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना है, उनका मैन्युफैक्चर भी प्रमोट करना है। क्योंकि अभी हमने जो COP26 की जो इस अभी मीटिंग हुई उसके अंदर कुछ वादे किए गए हैं कि नेट जीरो एमिशन करना है, नेट जीरो एमिशन करना है। यहाँ कब तक करना है, 2070 तक, 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है। तो उसके लिए जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एमिशन है वो काफ़ी कम है। इन्वायरमेंट के जो, अगर हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जो व्हीकुलर एमिशन है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जो क्लाइमेट चेंज के अंदर में। तो ये फेम इंडिया स्कीम जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आती है। आप देखिए नेम से, फास्टर अडोप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट सोचे कि जो मीटी जो है उसके अंडर आती हो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती हो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आती हो, बट इन तीनों के अंदर ना आके मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में फेम इंडिया स्कीम आती है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, कुछ कमेटी बताई गई हैं और कमेटी से रिलेटेड वो जो उसके चेयरमैन है उसका यहाँ पे पूछा गया है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट जो काउंसिल है, जो कमेटी है, वो बेसिकली उसको जो हेड करते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। एक बार रघुराम राजन जो हमारे एक्स RBI गवर्नर थे, उनके अंडर में एक कमेटी बनी थी। उसके बाद में 2010 में FSDC जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में आई, और उसके बाद में ये एक नॉन स्टैट्यूटरी कमेटी है जिसको हेड किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे जितने भी इकोनॉमी या फाइनेंस से रिलेटेड, जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे टैकल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आपको पता होगा स्टूडेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो RBI जो गवर्नर हैं, उनके रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के लोगों का भी यहाँ पे प्रेजेंस होता है। कुछ जो 2 पीपल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको पता होगा स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो दी जाती है। इन्फ्लेशन को किस तरीके से टैकल करना है वो इनके द्वारा बेसिकली जो CRR, SLR, ये इनके पास जो कुछ टूल्स हैं उन टूल्स को यूज किया जाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इन सब जो टूल्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के पास अवेलेबल है, इन सभी टूल्स को हम जो इकोनॉमी की क्लासेज होंगी तो उनके अंदर में रीड करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है, डिफेंस प्लानिंग कमेटी बेसिकली हेड की जाती है हमारे जो NSA होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना हमारे जो फर्स्ट NSA थे वो कौन थे।
क्योंकि प्रेजेंट एनएसए तो सभी को मैक्सिमम पता है, अजीत डोवाल हैं, हाँ, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। तो बिकॉज आपको पता होना चाहिए हमारा जो एनएसए का जो कॉन्सेप्ट है वो कब से स्टार्ट हुआ, और पहले हमारे एनएसए जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो कौन थे, तो उनके बारे में ज़रूर आप बताना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप हो सकता है अगर आपको ना पता हो तो गूगल कर लेना आप। कुछ ज़्यादा हमारे इंडिपेंडेंस के समय से एनएसए नहीं हुआ करते थे, ये हमारा लास्ट 20 ईयर्स से हमने स्टार्ट किया है, 20 एंड 25 ईयर्स के आसपास से हमने स्टार्ट किया है एनएसए वाला जो ये कॉन्सेप्ट है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो स्टूडेंट जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है वो एनएसए के द्वारा हेड की जाती है। डिफेंस एक्विजिशन जो कमेटी है वो हेड की जाती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो ये भी बेसिकली डिफरेंस है, डिफेंस से रिलेटेड दो कमेटी हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा और एक प्लानिंग कमेटी है वो हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा हेड की जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों कमेटीज़ जो हैं वो करेक्टली मैच है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। 3 पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। स्टूडेंट्स इस तरीके से जो मैच द कॉलम पूछे जाने लगा है, 1 पेयर, 2 पेयर या 3 पेयर, जिसके थ्रू जो एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट था उसको यूपीएससी ने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया। जो एलिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट लगाया करते थे कुछ लोग, उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। कम्प्लीटली नॉलेज बेस, आप सपोज कीजिए आपको एक का इसका नहीं पता, तो आप आंसर को यहाँ टिक नहीं कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है बेसिकली सी आंसर होगा, तीनों पेयर हैं वो करेक्टली मैच हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम एनुअल बजट भी बोलते हैं, वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए। आर्टिकल 1010 की अगर बात करें तो मनी बिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 111 की बात करें तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट का जो असेंट होता है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 112 की बात करें तो ये बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जिसको बजट बोला जाता है। आर्टिकल 123 आपको पता होगा, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। ऑर्डिनेंस जो इशू किए जाते हैं जब सेशन में नहीं होता है उस समय में, कुछ ऐसे लॉज जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। फिर जब सेशन में आता है तो उनको वहाँ पे अप्रूवल करवा लिया जाता है, हाउस के अंदर उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है आर्टिकल 123। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर होगा 112 है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता होगा 1860 में जब क्राउन ने टेक ओवर किया था, 1857 की हमारी रिवोल्ट हुई थी। 1857 की रिवोल्ट के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्क था उसको अबोलिश कर दिया गया था, और यहाँ पे क्राउन ने कम्प्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटिश क्राउन ने ले ली थी हमारे यहाँ पे। तो उसी समय में 1860 के समय में यहाँ पे पहली बार जो बजट है वो पेश किया गया था स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से जो बजट है उसका ये हमारा हिस्टोरिकल कुछ सिग्निफिकेंस रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी को इनमें से किस पर्सन के द्वारा मोरल प्रस्पेक्टस फॉर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, बेसिकली जो स्टेट्स है उनके लिए मोरल प्रस्पेक्टस किसने कहा है। क्योंकि आप देखिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा कोई भी वर्क किया जाता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली उनके लिए एक डायरेक्टिव है। इसके थ्रू बेसिकली आप SC ST के जो पीपल्स हैं, जो मार्जिनल सेक्शनल्स हैं, वुमेन्स हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है, पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट है, इस तरीके के जो सभी चीज़ों को जो हमारे DPSPs के अंदर मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स हमारे DPSP पार्ट 4 के अंदर में हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हैं। सबसे पहली बात कि नॉन जस्टिसिएबल हैं। नॉन जस्टिसिएबल मीन्स कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। DPSP के बारे में इनको जो प्रोस्पेक्टस बताया था अथॉरिटीज़ के बारे में, तो बेंगल नरसिंह राव हैं जिनको BN राव के नाम से जाना जाता है।
तो इनके द्वारा कहा गया। BN राव का जो नेम है आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे BN राव। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो आपको याद आया होगा BN राव के नाम से। तो बेंगल नरसिंह राव हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि DPSP एक जो DPSP हैं वो बेसिकली एक पर्सपेक्टिव के रूप में काम करते हैं। हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं स्टेट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं पर वर्किंग सिस्टम के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। उनको गाइड करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती हैं इन सभी सेक्शंस के लिए, चाहे वर्किंग लाइफ के लिए हो, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए हो, वाइल्ड लाइफ के लिए हो, या किसी भी जो चीज़ें जो सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं DPSP के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना हमने जो DPSP का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से बोरो किया है, कौन से हमने कंट्री से बोरो किया था DPSP। तो आपको दो बातें बतानी हैं, एक तो DPSP के बारे में बताना है, एक बताना है कि हमारे पहले जो NSA थे वो कौन से समय में थे और कौन थे उनके बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। आज हमने DPSP के पर्सपेक्टिव के बारे में बात किया, ये BN राव सर ने बताया था। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो LM संघवी हैं, LM संघवी तो बेसिकली एक कमेटी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 112 के बारे में बात की, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कुछ कमेटीज़ के बारे में बात की हमने बात किया फेम स्कीम के बारे में, फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बात की, हमने SCO के बारे में बात की। तो ये हमने आज डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस डिस्कशन के थ्रू मिली है उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए एंड कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए। स्टूडेंट्स समय का पता नहीं चलता है कब निकल जाता है, तो आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो आप देखना कि आपको पता नहीं लगेगा कि कब जनवरी का समय दोबारा से आ जाएगा। फिर प्रीलिम्स के लिए जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी होती है, उस समय में स्पेसिफिक रिवीजन करना होता है। तो स्टूडेंट्स आप हार्ड वर्क कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।